हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू मेरिटोरियस ट्यूटोरियल। और आज हम लोग कर रहे हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हमारा रिवीजन का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, एक बार जाकर पहले वो देख लीजिएगा। चले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग हमारे लेक्चर के 3 पार्ट जो थे वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 4th पार्ट से स्टार्ट करेंगे, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। थोड़ा सा हम लोग पीछे लेके जाते हैं चैप्टर को, जिससे हमारा चैप्टर लिंक हो जाए। हमने देखा कि 1815 में कुछ जो यूरोपियन पावर्स थी, जैसे ब्रिटेन था, ऑस्ट्रिया था, प्रूशिया था, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया। फिर 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ, जो भी राज्यों को या जिन भी राजाओं को नेपोलियन ने उनकी राजगद्दी से हटाया था, 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना में वापस उन्हें उनकी राजगद्दी पर बिठाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से 1815 से लेके 1830 तक का समय चल गया। अब लेकिन जो कुछ रिवॉल्यूशनरीज थे, जैसे भी हमने बात की थी गिसिपी मैजिनी की, वो अंडरग्राउंड हो गए थे। 1815 के बाद से वो लोग अंडरग्राउंड वर्क कर रहे थे, क्योंकि राजा लोग वापस आए। उन्हें पता था कि भाई अब राजा क्या करेंगे, हमें वापस दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद फिर से रिवॉल्यूशंस होने लगे। ठीक है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं 1830 से लेकर 1848 तक। चले देखते हैं हम लोग। एज कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड द नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशंस। अब जो राजा लोग थे, जैसे कंजर्वेटिव रिजाइम बोलते हैं उन्हें, वो अपनी पावर को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो लोग चाहते थे कि चेंज हो, जैसे हमने बात की लिबरलिज्म है या जो नेशनलिस्ट है, जो चाहते थे कि चेंज हो, तो वो भी रिवॉल्यूशन करने के बारे में सोच रहे थे, या वो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन से जुड़ रहे थे। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन द फ्रांस इन द जुलाई 1830। सबसे पहले क्या हुआ 1830 में फ्रांस में। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो हुआ था 1789 में, वो तब भी फ्रांस में हुआ था, और जब रिवॉल्यूशन फिर से स्टार्ट हो रहे हैं तब भी वो फ्रांस में ही हो रहा है। मतलब फ्रांस हम कह सकते हैं यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री था उस समय। Bourbon kings of France were overthrown and the constitutional monarchy was established. ठीक है, फ्रांस पे किसका रूल था, बॉर्बन डायनेस्टी का। बॉर्बन बिस्किट खाते हैं आप लोग, है ना, क्रीम चॉकलेट बिस्किट आता है आपका, तो उससे याद रखो बॉर्बन किंग्स। तो बॉर्बन किंग जो थे फ्रांस के, उन्हें हटा दिया गया और वहां पर क्या ले आया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं डेमोक्रेसी की फॉर्म होती है एक तरीके से। क्यों, क्योंकि इसमें भी गवर्नमेंट चूज की जाती है। Metternich once remarked, when France sneezes, the rest of Europe catches cold. जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मैटरनिक की, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था जब फ्रांस छींकता है ना, तो सारे यूरोप को सर्दी हो जाती है। कहने का मतलब था कि फ्रांस इतना इंपॉर्टेंट था यूरोप के लिए कि अगर फ्रांस में कुछ होता है, जैसे हमने 1789 में देखा फ्रांस में हुआ, तो वो स्पार्क जो था पूरे यूरोप में फैल गया। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा जब फ्रांस में कुछ होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में पड़ता है। तो जब फ्रांस में अपहेवल स्टार्ट हुआ, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो उसका असर यूरोप में पड़ना था। जैसा कि अपराइजिंग इन द ब्रसेल्स लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। ठीक है, फ्रांस को देखकर ब्रसेल्स में भी हुआ, और जो ब्रसेल्स था वो नीदरलैंड से अलग हो गया। बच्चों, जो हम नोट से पढ़ रहे हैं उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चले आगे देखते हैं हम लोग। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था ये। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for the independence among the Greeks, which began in the 1821. ग्रीस जो था यूरोप का कंट्री है, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर हम लोग टर्की के लिए यूज करते हैं, टर्की के लिए जो वर्ड होता है वो ऑटोमन एम्पायर यूज होता है। तो टर्की के कंट्रोल में था ग्रीस, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। जब रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में, स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक व्हिच बिगिन इन द 1821। जब 1789 में फ्रांस में हुआ, उसके बाद यूरोप में हुआ, तो ग्रीस के लोगों को भी लगने लगा कि हम भी, जो टर्की के रूलर्स हैं, एक मुस्लिम एम्पायर था, उन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं। तो उन्होंने भी वहां पे अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट की। पोएट्स एंड द आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो यूरोप के पोएट थे, आर्टिस्ट थे, उनका मानना था, क्रेडल जो होता है ना, क्रेडल हम लोग पल्ले को बोलते हैं। देखे होंगे आपने, जो छोटे से
झूले टाइप होते हैं लकड़ी के, जिसमें बच्चों को झुलाया जाता है, बॉर्न बेबीज को झुलाया जाता है, उसे बोलते हैं क्रैडल। तो जो आर्टिस्ट थे, जो पोइट्स थे यूरोप के, उनका मानना था कि यूरोप में सिविलाइजेशन का अगर कहीं से आया है तो वो कहां से आया है, ग्रीस से आया है। इसलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा सिंपैथी थी ग्रीस से, वो चाहते थे कि मुस्लिम एम्पायर यहां से चला जाए और ग्रीस इंडिपेंडेंट हो जाए। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड द लेटर वेंट टू द फाइट इन द वॉर। इंग्लिश पोएट जो लॉर्ड बायरन थे, उन्होंने पैसा भी इकट्ठा किया ग्रीस, और वो लड़ने भी गए। फिर वहां पे उनकी डेथ हो गई थी फीवर से। ठीक है। The Treaty of Constantinople of the 1832 recognized Greece as an independent nation. Finally, 1832 में टर्की और ग्रीस के बीच ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई। कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है, वहां पे ट्रीटी हुई थी, इसलिए इसे हम लोग ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं। तो जो अल्टीमेटली ग्रीस था वो इंडिपेंडेंट हो गया। अब एक तुम्हें बड़े मजे की बात बताऊं, देखो 1789 में फ्रांस में स्ट्रगल हुआ, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो वहां से इंस्पायर हुआ ग्रीस। ठीक है, जो 1821 में इन्होंने अपनी लड़ाई स्टार्ट की और फाइनली 1832 में ये लोग फ्री हो गए। जबकि यूरोप के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा था उस समय तक, वापस कंजर्वेटिव रिजाइम्स, जहां राजा लोग वापस आ गए थे। तो ग्रीस इनसे इंस्पायर हुआ और ये लोग वापस राजा आ गए इन जगहों पे, यूरोप की बाकी जगहों पे। अब ग्रीस इनसे पहले फ्री हो गया, यूरोप की दूसरी जगहों से पहले इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज है वो ग्रीस से इंस्पायर हो रही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने गिटार सीखना स्टार्ट किया, ठीक है, आपको देखकर आपके फ्रेंड ने भी गिटार सीखना स्टार्ट किया, कुछ समय बाद आपका मन हट गया और आपने छोड़ दिया, लेकिन आपके जो फ्रेंड था उसने उसे कंप्लीट कर लिया, पूरा सीख गया। अब आप उसे देख के इंस्पायर हो रहे हो, मतलब पहले वो आपको देख के इंस्पायर हुआ था, उसने काम कर ली, कंप्लीट कर लिया, अब आप उसे देख के इंस्पायर हो रहे हो कि इसने सीख लिया, मैं भी सीखता हूं। चलो आगे चलते हैं हम लोग, हम देखते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। ठीक है, अब रोमांटिक इमेजिनेशन से मतलब बिल्कुल भी रोमांस से मत लगाना, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, रोमांस का इसमें कुछ रिलेशन नहीं है। ठीक है, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, कल्चर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में, मतलब लोगों को रिलेट करने के लिए। मैंने कहा मल्टीनेशनल एम्पायर थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मल्टीनेशनल डायनेस्टीज थी, मल्टीनेशनल, अलग अलग लोग, अलग राजा उनका रूल कर रहा है, तो आपस में कुछ रिलेशन या कुछ बाइंडिंग नहीं थी। तो जो कल्चर था, पोएट्री, आर्ट, लैंग्वेज, ये सब भी लोगों को बाइंड कर रही थी। बेसिकली हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि लोगों को कौन सी चीजें मोटिवेट कर रही थी रिवॉल्ट करने के लिए या फिर स्ट्रगल करने के लिए। तो हम लोगों ने देखा एक तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, फिर दूसरा है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। आर्ट, पेंटिंग, पोएट्री, स्टोरीज एंड द म्यूजिक played an important role in strengthening the feeling of nationalism। इन सब चीजों के थ्रू आप देखो इंडिया में भी देख सकते हो, हमारे इंडिया में भी सेम प्रोसेस हुई। ठीक है, आर्ट के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, भारत माता की इमेजेस के थ्रू लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई गई। वहां पर भी सेम हो रहा है, वहां पे इसे नाम दिया गया है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म, a cultural movement which sought to develop a particular form of the national sentiments। देखो नेशनल सेंटिमेंट्स ना दो तरीके से जाग सकते हैं। हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, तो देश के लिए लड़ रहे हैं, जैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो लड़ते हैं, तो भाई उनमें देशभक्ति की भावना आ जाती है, जब लड़ रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा जोश आ जाता है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की है, 26 जनवरी होती है या 15 अगस्त होता है, तो हमारे कुछ सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, देशभक्ति के गाने चल रहे होते हैं, या आप लोग स्कूल जाते हो अपने, वहां पर नेशनल एंथम होता है, फ्लैग सेरेमनी होती है, तो हम लोगों के अंदर भी बड़ी एक फीलिंग आ जाती है। कहां से आती है? वो सॉन्ग सुनकर, वो माहौल से हमारे अंदर भी नेशनल की फीलिंग आ जाती है। तो ये एक अलग तरीके का नेशनलिज्म लोगों में जगाने की कोशिश की जा रही थी, है ना। हमारे अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तब भी नेशनल की फीलिंग हमारे जग जाती है। चलो, तो रोमांटिक आर्टिस्ट सच एज एंड द पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो साइंस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। साइंस क्या होता है? साइंस हर चीज में रीजन ढूंढता है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा है तो ऐसा क्यों। जबकि आप पोइट्री में, आर्ट में या पेंटिंग्स में, म्यूजिक में बहुत ज्यादा रीजन नहीं ढूंढ सकते, तो ये लोग पसंद नहीं करते थे बहुत ज्यादा रीजन को और साइंस को। ये फोकस होता है इमोशंस, इंट्यूशन एंड द मिस्टिकल फीलिंग। ये किस पे फोकस कर रहे हैं? इमोशंस पे। ठीक है, पूरा का पूरा आर्ट हुआ या म्यूजिक हुआ हमारे इमोशंस पे बेस होता है, इंट्यूशंस पे। इंट्यूशन में जो आपके अंदर से फीलिंग्स आती हैं, दैट इज अ इंट्यूशन। और मिस्टिकल फीलिंग्स,
कई बार हमारे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पता तो है हाँ भाई कुछ मेरे अंदर चल रहा है, लेकिन हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दैट इज अ मिस्टिकल फीलिंग। तो ये जो आर्टिस्ट थे इन सब चीजों पर जोर देते थे। बच्चों ये जो टॉपिक है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमांटिसिज्म जो आपका 3 मार्क्स में भी आता है, 5 में भी आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as a basis of nation. इनका मानना था कि हम लोग एक हेरिटेज या एक हिस्ट्री शेयर करते हैं, हमारा कल्चर एक है और वो ही हमारी यूनिटी का या हमारे नेशन का बेस है। लैंग्वेज also play an important role in developing national sentiments. For example, the people of Poland who were under Russian control defied the ban on speaking पोलिश। तो लैंग्वेज ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे हमारे नेशनल स्ट्रगल के समय हिंदी प्रमोट की जाती थी कि हम लोग लैंग्वेज के थ्रू भी रिलेट हो पाए, इस तरीके से यूरोप में भी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी लोगों को यूनाइट करने के लिए। एक एग्जांपल दे रखा है, जब रशिया ने पोलैंड पे कब्जा किया और वहां पोलिश लैंग्वेज बोलने पर रोक लगा दी गई, तो इन लोगों ने कहा कि हम तो पोलिश बोलेंगे, मतलब हम आपकी बात को डिफाई कर रहे हैं या हम आपकी बात को नहीं मानेंगे और हम तो पोलिश बोलेंगे। तो लैंग्वेज के थ्रू भी लोग कनेक्ट हो रहे थे। चलिए फिर देखते हैं फिर क्या हुआ यूरोप में। फिर यूरोप में एक ऐसा समय आया जब हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट, मतलब पूरे यूरोप के लोग भूखे हैं। भूखे मतलब एक तरीके के उनके पास जॉब्स नहीं है, ठीक है, फसलें खराब हो रही हैं, तो हंगर, लोग भूखे हैं, हार्डशिप, लोग मुसीबतें फेस कर रहे हैं। और जब लोग मुसीबत फेस करते हैं तब रेवोल्यूशन ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लग रहा था यार हम लोग भूखे मर रहे हैं, मतलब जो जो हमारे ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स हैं उनको हमारी पड़ी नहीं है, तो फिर जब उनको हमारी पड़ी नहीं है तो हम रिवॉल्ट करके उनको हटा क्यों न दें। ठीक है, चले। द 1830s वर ईयर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। देखो आप एक एक चीज देखो, हम सारी वो चीजें पढ़ रहे हैं जिससे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है। लोग ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से जो थे वो इंस्पायर हुए, फिर एक रोमांटिसिज्म था जो लोगों को इंस्पायर कर रहा है ना, एक अलग तरीके का मूवमेंट। फिर हम बात करें लोग हंगर और हार्डशिप से भी परेशान हो रहे हैं और लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि हमें इन राजाओं को हटाना ही किसी काम के नहीं है। द 1830s were years of the great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in the population. 1830s जो था पूरा 1830s का जो पूरा डिकेड था वो बड़ा हार्डशिप का था यूरोप में। रीजन क्या था उसके पीछे? बोल रहे हैं जो फर्स्ट हाफ है आपका, मतलब 1800 से लेके लगभग 1850 तक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी यूरोप की। ठीक है, इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, है ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, तो खाने की भी कमी है, लोगों के पास जॉब्स तो है ही नहीं। पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन द ओवरक्राउडेड स्लम्स। गांव में लोगों के पास काम नहीं है तो लोग गांव से शहर में आते हैं, लेकिन शहर में भी काम नहीं है तो जो गंदी सी झोपड़ियां बनी हुई है, जैसे बेसिकली हम लोग स्लम बोलते हैं, बना ली जाती हैं। जैसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे बॉम्बे में है, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं उसे, आपने कई बार सुना होगा मूवीज में। तो स्लम्स में वो लोग रहने के लिए मजबूर है। फूड शॉर्टेजेस एंड द वाइडस्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोग सड़कों पर आ गए। किसके लिए? राजा को अपोज करने के लिए, या जो रिजाइम से उनको उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करने के लिए लोग सड़कों पर आ गए हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग उसके आगे। द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब लिबरल्स जो होते हैं, हमने बताया है लिबरल्स मतलब होते हैं जो चेंज होने के लिए, चेंज करने के लिए तैयार रहते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स parallel to the revolts of the poor, unemployed and the starving peasants and the workers in the many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. क्या है? हमने देखा जो लोग बिल्कुल भूखे मर रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, गरीब लोग, वो सड़कों पर आ गए हैं राजा को अपोज करने के लिए, सिस्टम को अपोज करने के लिए। अब जो लिबरल्स हैं, जो मिडिल क्लास लिबरल्स हैं, उनकी कंडीशन थोड़ी सी बेटर है, मतलब वो भूखे नहीं मर रहे, ठीक है। अब लेकिन हो क्या रहा है, अनरेस्ट की कंडीशन है। हमारे हिंदी में कहावत होती है, बहती गंगा में हाथ धोना। तो जब पुअर सड़क पर हैं, राजा के अगेंस्ट खड़े हैं, सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हैं, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भी हमारी डिमांड्स को आगे बढ़ा दें। उनकी डिमांड्स कौन सी? कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, राजा को हटाओ, है ना,
एक गवर्नमेंट लाओ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब लोगों की गवर्नमेंट लेकर आओ, ठीक है। तो जो इनका रिवॉल्ट चल रहा है उनके साथ साथ ये लोग भी अपना रिवॉल्ट करने लगे, मिडिल क्लासेस भी। क्या डिमांड्स थी इनकी? द डिमांड्स वर द क्रिएशन ऑफ नेशनल स्टेट, नेशनल स्टेट बनाओ, मतलब जहां का राजा है वही रूल करे, फ्रेंच रूलर है तो फ्रांस में ही रूल करे, ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, वो भी कैसे? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे, मतलब कोई भी मोनार्क ना हो, जिसे लोग चूज कर रहे हैं वो ही रूल करे। कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कॉन्स्टिट्यूशन बने, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चले, ना कि किसी एक आदमी के हिसाब से। फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार हो, एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, लोगों को एसोसिएशंस बनाने का भी राइट हो। तो ये इन लोगों की डिमांड्स थी। अब थोड़ा सा हम इसको और आगे लेके चलते हैं कि डिमांड्स को। एक स्पेसिफिक मूवमेंट हुआ, उसे बोला जाता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये जर्मन लिबरल मूवमेंट ही है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, थोड़ा सा उसको आगे लेकर गए हैं। ऑन 18 में 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंटेड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है। जो इनकी डिमांड चल रही थी तो इन लोगों ने क्या किया, अपने 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया और एक फेस्टिव प्रोसेशन, एक तरीके से जुलूस बोल सकते हो, ठीक है, मतलब लोग गाजीबाजी के संग सज धज कर तैयार होकर खूब सारी भीड़ लेकर चल दिए ये लोग पार्लियामेंट में। कहां बनाई थी इन्होंने पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इन्होंने बनाई थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में। सेंट पॉल नाम का एक चर्च था फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में, तो फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में सेंट पॉल चर्च में इन्होंने अपनी पार्लियामेंट सजाई थी। They drafted a constitution for the German nation to be headed by a monarch subjected to the parliament. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। कैसा? क्या चाह रहे थे लोग? ये चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा तो हो लेकिन चले किसके हिसाब से? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। द प्रूशियन मोनार्क फ्रेडरिक विल्हेम IV रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने जो प्रूशिया के किंग थे फ्रेडरिक विल्हेम IV, इनको बोला कि आप मोनार्क बन जाइए। लेकिन एक बात बताओ, कोई भी नाम का मोनार्क क्यों बनना चाहेगा? मतलब मैं केवल बन तो गया हूं लेकिन मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों बनना चाहूंगा? ठीक है, तो उसने बिल्कुल मना कर दिया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिजेक्ट कर दिया। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशियंस एंड कंसीक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। अब पार्लियामेंट में ज्यादातर कौन था? ज्यादातर मिडिल क्लास लोग थे। इन्होंने पुअर्स की डिमांड को, गरीब लोगों की डिमांड को, पीजेंट्स की डिमांड को ध्यान दिया नहीं था। जो एरिस्टोक्रेट्स थे, राजा जमींदार, वो इनके संग थे नहीं, मतलब एकदम टॉप क्लास भी इनके संग नहीं है, बॉटम क्लास भी इनके संग नहीं है, ये लोग केवल मिडिल क्लास के लोग हैं। तो मतलब इनके पास ना टॉप का सपोर्ट है ना बॉटम का सपोर्ट है, तो इनका सपोर्ट धीरे धीरे वीक हो गया। क्यों? क्योंकि राजा जो थे फ्रेडरिक विल्हेम IV, उन्होंने भी इनकी बात नहीं मानी। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। फाइनली सेना बुला ली गई और असेंबली को जबरदस्ती खत्म करवा दिया गया। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery. ठीक है, ये जितने भी 831 रिप्रेजेंटेटिव थे ना, इनमें वुमेन्स नहीं थी एक भी, मतलब वुमेन्स को इलेक्ट होने का राइट तब तक भी नहीं मिला था। उन्हें केवल परमिशन दी गई थी कि आप विजिटर गैलरी में आकर बैठे और देखें कि क्या हो रहा है, कुछ करने की परमिशन उनके पास नहीं थी। बच्चों, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। चलो, अब यहां पे जो इनका इनिशिएटिव था वो तो मतलब मोनार्क्स ने और आर्मी ने मिलकर दबा दिया। चले देखते हैं फिर नेशन स्टेट कैसे बनी। अब हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन, जर्मनी का, इटली का और ब्रिटेन का, कि जर्मनी, इटली और ब्रिटेन नेशन स्टेट्स कैसे बनी। ठीक है, चलो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with the democracy and revolution. ठीक है, जब ये दबा दिया गया तो लोग भी थोड़ा सा रेवोल्यूशन से या डेमोक्रेसी से थोड़ा सा दूर हो गए। जर्मनी एंड इटली वर यूरोपियन नेशंस व्हिच वर डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम्स। अब जो पहले रिवॉल्यूशनरी कोशिश कर रहे थे ना कि हम नेशन स्टेट बना दें, अब नेशन स्टेट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ गई? राजाओं पर आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि मैं फ्रांस का रूलर हूं, मैं खुद भी फ्रेंच हूं। फ्रांस मान के चलो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स पे, एक पे जो है मान के चलो जर्मनी का किंग रूल कर रहा है, एक पे ऑस्ट्रिया का किंग रूल कर रहा है, एक पे प्रूशिया का रूल कर रहा है। अब मैं फ्रेंच हूं,
फ्रांस के एक टुकड़े पे मैं भी रूल करता हूं, मैं मोनार्क हूं, राजा हूं मैं, ठीक है, कोई रिवॉल्यूशन नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, उन तीनों को हराकर फ्रांस को यूनिफाइड कर दूंगा। मतलब अब यूनियन नेशन स्टेट्स तो बन रही हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन नहीं बना रहे, अब कौन बना रहे हैं, मोनार्क ही बना रहे हैं। ओके, लेकिन नेशन स्टेट तो बन रही है ना अल्टीमेटली। चलो, तो हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। जर्मनी हमने कहा, जर्मनी और इटली दोनों छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे। चलो, प्रूशिया टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। यहां पर जर्मनी को यूनिफाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो किसने ली, प्रूशिया ने ली। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ प्रूशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। इस प्रोसेस को पूरा किसने किया, प्रूशिया ने लीडरशिप संभाली, और लीडरशिप संभालने को आगे कौन देख रहा है, उनके जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, ऑटो वन बिस्मार्क। तो चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। उन्होंने पूरा डिजाइन किया, कैसे करना है, क्या करना है, किसकी हेल्प से, आर्मी की हेल्प से, और ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, दैट इज अ ब्यूरोक्रेसी, उनकी हेल्प से। 3 wars ओवर द 7 years, उन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी। ऑटो वन बिस्मार्क ने जो थे वो 3 लड़ाइयां लड़ी 7 साल में। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस एंडेड इन द प्रूशियन विक्ट्री। उनको जो था वो जर्मनी से बाहर निकाला। फाइनली जो था प्रूशिया जीता एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन। तो जर्मन यूनिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इसमें की पर्सन या सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, ऑटो वन बिस्मार्क। इन जनवरी 1871 the Prussian king William I was proclaimed German emperor in the ceremony held at the Versailles। वर्साइल्स के महल में विलियम वन को जर्मनी का, यूनाइटेड जर्मनी का या यूनाइट जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। इस तरीके से जर्मनी यूनिफाइड हो गया। याद रखना भाई, कौन है इसमें की पर्सन, ऑटो वन बिस्मार्क है। चले तो आगे हम लोग देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखो, वहां चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क थे, यहाँ पे जो की पर्सन है वो है काउंट कैमेलोडी केवर। ओके, इन्हें चीफ मिनिस्टर केवर भी कहा जाता है। आपकी बुक में केवल चीफ मिनिस्टर केवर ही दिया हुआ है। Italy was divided into the 7 states, of which only Sardinia Piedmont was ruled by the Italian princely state। जैसे मैंने आपको फ्रांस का एग्जांपल दिया, ऐसे ही इटली है ना 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 7 हिस्सों में डिवाइडेड था। तो उन 7 हिस्सों में से केवल एक हिस्सा सार्डिनिया पीडमोंट, यहां पर इटली का खुद का रूलर रूल कर रहा था। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी के 6 हिस्सों को खाली करा के वो इटली को पूरे तरीके से यूनिफाइड कर ले। ठीक है, द नॉर्दर्न स्टेट्स वर अंडर द ऑस्ट्रियन मोनार्की, सेंट्रल इटली वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप एंड द सदर्न स्टेट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बourbon किंग्स ऑफ स्पेन। ठीक है, जो नॉर्थ इटली था वहां पे कौन रूल कर रहा है, ऑस्ट्रिया के रूलर रूल कर रहे हैं। सेंट्रल इटली में कौन रूल कर रहा है, पोप रूल कर रहे हैं। ठीक है, जबकि जो साउथ स्टेट्स हैं, इटली के सदर्न हिस्से हैं, उस पर बourbon किंग्स रूल कर रहे हैं। वो कहां के हैं, वो स्पेन के हैं। Initially, a unification program was initiated by the Giuseppe Mazzini, but it failed। हम लोगों ने पढ़ा था गिसेपी मैजिनी के बारे में, इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने कोशिश तो की लेकिन वो फेल हो गए। The state of Sardinia Piedmont took the responsibility of fulfilling this task। तो अब सार्डिनिया पीडमोंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली कि मैं इटली को यूनाइट करूंगा या करूंगी। ठीक है, जो भी समझो आप। सार्डिनिया पीडमोंट क्यों संभाल रहा है, क्योंकि वहीं का रूलर एक इटालियन है, बाकी जगहों के रूलर जो वो इटली के नहीं है। चीफ मिनिस्टर केवर लेड द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली विद द हेल्प ऑफ द गिसेपी गैरिबाल्डी। गिसेपी गैरिबाल्डी भी इटालियन थे, वो भी लड़ रहे थे इटली के लिए यूनिफाइड करने के लिए। तो चीफ मिनिस्टर केवर ने पूरी प्रोसेस को लीड किया, किसकी हेल्प से, गिसेपी गैरिबाल्डी की हेल्प से। इन 1859 स्टेट्स ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट डिफीटेड द ऑस्ट्रियंस। 1859 में इन्होंने ऑस्ट्रियंस को हराया, उस हिस्से को इटली में मिलाया। इन 1861 विक्टर एमुनल II was proclaimed the king of the United Italy। 1861 में विक्टर एमुनल II को किंग ऑफ यूनाइटेड इटली डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ की पर्सन है काउंट कैमेलोडी केवर, यहाँ केवल चीफ मिनिस्टर केवर, और जर्मनी में थे कौन, ऑटो वन बिस्मार्क। तो हमारी इटली की यूनिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है ना। 3 यूनिफिकेशन आप लोगों के सिलेबस में, और 3 में से एक कहीं ना कहीं आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। चलो, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का केस जो था ना थोड़ा सा अलग था। बाकी लोग तो क्या कर रहे थे,
जो अपने हिस्से थे दूसरों से छुड़ाकर यूनिफाई कर रहे थे। जैसे हमने बात की जर्मनी की, उन्होंने भी जर्मनी को यूनिफाई किया, या हमने बात की इटली की, इन्होंने भी यूनिफाइड किया। अब ब्रिटेन का केस थोड़ा सा अलग था। क्या अलग था? There was a no British nation prior to the 18th century. 18th century से पहले ब्रिटिश नेशन जैसी कोई चीज ही नहीं थी। People residing in the British Isles, Isles मतलब आइलैंड ग्रुप्स बोल सकते हैं हम लोग, पर मेनली इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, मतलब जो वहां लोग रहते थे ना, जैसे इंग्लैंड में रहने वाले लोग हो गए इंग्लिश, वेल्स में रहने वाले लोग हो गए वेल्श, स्कॉटलैंड में रहने वाले लोग हो गए स्कॉट्स या स्कॉटिश, और आयरलैंड में रहने वाले लोग हो गए आयरिश। अब हुआ क्या, जो ब्रिटेन था ना, इन सब में धीरे धीरे ताकतवर होता चला गया। As the English nation steadily grew in the wealth, importance and the power, it was able to extend its influence over the other nation of the islands. जैसे जैसे इंग्लिश नेशन ताकतवर होता गया तो क्या करता गया, आप ऐसा एग्जांपल समझो, कोई मोहल्ले में कोई बहुत ताकतवर होता जा रहा है तो क्या करेगा, धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बाकी के लोगों पर लगाता जाएगा या बाकी के लोगों को सप्रेस करता जाएगा। तो इस तरीके से समझो कि मोहल्ले का दादा टाइप था इंग्लैंड, तो जो छोटे बच्चे थे वेल्स, स्कॉट या आयरिश, उनको दबा रहा है, या छोटी कंट्रीज उनको दबा रहा है, अपना पूरा इन्फ्लुएंस उन पर डाल रहा है, धीरे धीरे इन पर पूरा ही कब्जा कर लिया उसने। It was able to extend its influence over the other nation of the islands. In 1688, the English Parliament seized power from the monarchy. पहले ब्रिटेन में भी मोनार्की थी, 1688 में वहां पर पार्लियामेंट ने पूरी की पूरी पावर मोनार्की से छीन ली। The Act of Union 1707 between the England and the Scotland resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain. इन्होंने एक समझौता किया स्कॉटलैंड के साथ। बेसिकली ये समझौता नहीं कहना चाहिए, ये जबरदस्ती का समझौता कहना चाहिए, ठीक है। दो बराबर के लोग समझौता करते हैं, लेकिन जब एक कमजोर और एक ताकतवर सौदा करते हैं ना, या एक कुछ संधि करते हैं, तो ताकतवर की बात कमजोर को माननी ही पड़ती है। तो यहां पर भी वही था, स्कॉटलैंड को इंग्लैंड की बात माननी पड़ी और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। मतलब स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में मिला लिया गया, ठीक है, इंग्लैंड में मिला लिया गया और बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। In 1801, Ireland was forcibly taken by the British after the failed revolt led by the Wolfe Tone and his United Irishmen. Same हुआ आयरलैंड के संग, जैसे 1707 में स्कॉटलैंड को मिलाया गया था, इसी तरीके से 1801 में किसे मिला लिया गया, आयरलैंड को मिला लिया गया। वहां पे भी कोशिशें हुई, जैसे हम बता रहे हैं, जो वुल्फ टोन थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया यूनाइटेड आयरिशमैन, और कोशिश की कि भैया हम लोग इनसे लड़ें, लेकिन ये लोग कमजोर थे, लड़ नहीं पाए। फाइनली इनको भी ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बनना पड़ा। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग को यूनियन जैक बोलते हैं, जैसे हमारे झंडे को तिरंगा बोलते हैं, ट्राई कलर, वहां के झंडे का नाम यूनियन जैक है। द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, वहां का नेशनल एंथम है। द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशंस वर सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन द यूनियन। अब क्या हो गया, ब्रिटेन ने सबको अपने साथ मिला लिया। अब ब्रिटेन क्या कर रहा है, जो उसके सिंबल्स हैं, जैसे उसका झंडा है, उसकी लैंग्वेज है, उसका एंथम है, वो सब पर थोप रहा है, और बाकी की मजबूरी है, वो उसको अपोज नहीं कर सकते क्योंकि वो उससे कमजोर है। इस तरीके से छोटे छोटे अपने आसपास की सारी कंट्रीज को मिलाकर एक यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन बना लिया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना लिया। तो तीनों का यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। चले हम लोग 6th पार्ट पढ़ते हैं, हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइज करना मतलब होता है किसी चीज को इमेजिन करना। जैसे हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने बात की थी फ्रेडरिक सोरेयू की। तो फ्रेडरिक सोरेयू कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं अपने सपने को, कि मेरा सपना है कि भैया सब लोग डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पे है विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को विजुअलाइज करना मतलब देश को विजुअलाइज करना। जैसे हमारे भारत देश को भारत माता के फॉर्म में विजुअलाइज किया गया, किसी आर्टिस्ट ने उनकी पिक्चर भी बनाई ना, भैया ऐसी होगी भारत माता, तो विजुअलाइजेशन ही तो है भाई। एक्चुअली थोड़ी भारत माता ऐसी दिखती हैं, या भारत माता कोई लेडी थोड़ी है, उनको विजुअलाइज किया गया। इसी तरीके से यूरोप में भी किया गया। क्यों करते थे, जिससे लोग आइडेंटिफाई हो पाए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता होते हैं ना, भैया कृष्ण जी की मूर्ति है तो कृष्ण जी हमारे माखन खाते हैं, है ना, कृष्ण जी गाय चराते हैं, तो हम लोग उनसे जुड़ पाते हैं। हाँ अच्छा कृष्ण जी ऐसे हैं, तो हम लोग थोड़ा एसोसिएट कर पाते हैं, बंसी बजाते हैं, वही पिक्चर हमारे सामने उनकी दिखती है, तो जुड़ना थोड़ा सा
आसान हो जाता है। तो ये लोग भी इसलिए बनाते थे कि लोग जुड़ पाए नेशन के साथ। आई एग्री। डेफिनेशन है when an abstract idea, greed, freedom, liberty is expressed through a person or a thing। एलग्री बोलते हैं जब किसी आइडिया को हम लोग, जैसे लिबर्टी है, फ्रीडम है ना, हम लोग पर्सन या थिंग के थ्रू शो करते हैं। जैसे आप देख सकते हो हम लोग शो करते हैं कानून को या लॉ को। मतलब एक लेडी होती है, ब्लाइंड फोल्डेड लेडी, वो अपने हाथ में वेइंग स्केल तराजू पकड़े हुए हैं, तो कानून कोई लेडी थोड़ी है, लेकिन हम लोग शो करते हैं उनको। ठीक है। In 18th century and the 19th century, artists represented a country as a person and the nation as a female figure। 18 और 19th century में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कंट्री को एज अ फीमेल फिगर शो किया। देखो आपको दिख रहा होगा नीचे, ये जर्मेनिया है। जर्मेनिया किसको शो करती है? जर्मनी को शो करती है। जर्मेनिया बिकम द एलॉगरी ऑफ द जर्मन नेशन। जर्मेनिया जर्मन नेशन की एलॉगरी बनी। लिबर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेड कैप और द ब्रोकन चेन। ठीक है, लिबर्टी को शो करते थे वो लोग रेड कैप से या फिर टूटी हुई जंजीर से। जस्टिस अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। जस्टिस को या न्याय को या लॉ को शो करते थे ब्लाइंड फोल्डेड वुमन, आंखों पे पट्टी बांधी हुई एक लेडी है और अपने हाथ में वो तराजू पकड़े हुए हैं। तो मतलब इस तरीके से अलग अलग चीजों को शो करके लोगों से एसोसिएट करने की कोशिश की जाती थी। चलो हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेशनलिज्म एंड द इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है? जब जो कोई राजा है उसे लग रहा है वह दूसरी जगह पर कब्जा कर लूं, बेसिकली इसे कहा जाता है इंपीरियलिज्म। जब वो अपना राज्य बढ़ाने के बारे में सोचता है, दैट इज अ इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन आफ्टर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। है ना, नेशनलिज्म जैसी बात 19th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते बची नहीं। जो एक आइडियल होता है ना कि मुझे मेरे देश के लिए मर मिटना है, ठीक है, तो वैसा कुछ रहा नहीं। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। पहले क्या था, जैसे फ्रांस में कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, वो मोनार्क के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो उनको आपस में कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो भी सब सेम काम कर रहे हैं। अब लेकिन अब हर किसी को लग रहा है कि हम दूसरे पर कब्जा कर लें। ठीक है, हर राजा को लग रहा है कि हम दूसरे पर कब्जा कर लें। तो कहने को तो नेशनलिज्म है, लेकिन अंदर से नेशनलिज्म थोड़ी है। तो वो लोग आपस में हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे, हमेशा। ठीक है, मतलब रूलर कह तो रहा है कि भैया हमें बगल वाले देश पर कब्जा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस का रूलर कह रहा है हमें बगल वाली कंट्री पर कब्जा करना है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि मेरे इंपीरियलिस्ट एम है, मैं अपना राज्य बढ़ाना चाह रहा हूं। वो बोल रहा है हमें हमारे देश को ताकतवर करने के लिए जरूरत है। बात तो नेशनलिज्म की कर रहा है। जैसे आप समझो, कोई लीडर अपना फायदा चाहता है, लेकिन वो अपने फायदे को अपना ना बताकर आपका बता रहा है कि ये तो आपका फायदा है, और चाह वो अपना फायदा रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप थे ना, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे इस समय कि किसको मारे, हम कब्जा करें। क्योंकि अब आइडियल तो रहा नहीं, आइडियलिस्टिक तो रहा नहीं कि हमें देश को फ्री कराना है, ऐसा तो कुछ रहा नहीं। चलो अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ बाल्कन्स। यूरोप का एक पार्ट था बाल्कन, तो जो ये नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म था ना, सबसे ज्यादा यही दिखाई पड़ा। चलो देखते हैं। The most serious source of nationalist tension in Europe after the 1871 was the area called the Balkans, region comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia and the Montenegro। बहुत छोटे-छोटे कंट्रीज से मिलकर एक बना हुआ एरिया था बाल्कन्स। आपको सारी कंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं बच्चों, जो 2-3 याद हो जाए, जैसे इजी कर लेना, रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बेनिया है, ग्रीस है, एक्सेट्रा लगा देना। सारा रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत तो कुछ भी नहीं है। 2-4 बार रीडिंग करो अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, सब अच्छे से आएगा। द पीपल इन दिस कंट्री वर नोन एज स्लाव्स। यहाँ के लोगों को स्लाव्स बोलते थे। इन कंट्रीज को बोलते थे स्लेविक नेशंस। देखो ये स्लेव नहीं है, वो एसएलएवी स्लेव दास अलग होता है। इन कंट्रीज को स्लेविक नेशंस बोलते थे, इसीलिए यहाँ के लोगों को स्लाव्स बोलते थे। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire। जैसे हमने बात की थी ग्रीस की, देखो आपको यहाँ ग्रीस दिख रहा होगा। तो ग्रीस के साथ साथ बाल्कन्स के बहुत सारे जो कंट्रीज थी वो ऑटोमन एम्पायर, टर्की का हिस्सा थी। The disintegration of the Ottoman Empire in the region made situation very explosive in the region। जो ऑटोमन एम्पायर था ना, वो धीरे धीरे वीक होता गया।
तो जो उसका एक कंट्रोल था बाल्कन्स पर वो धीरे धीरे लूज होता गया। तो लूज होता गया, जो कंट्रीज उसके कंट्रोल में थी वो धीरे धीरे उससे दूर भागती चली गई। ठीक है, मतलब ऑटोमन एम्पायर का वीक होना बाल्कन्स के लिए अच्छा रहा। कैसे, जो उस कंट्रीज उसके कंट्रोल में थी उससे धीरे धीरे दूर होती चली गई और ये रीजन बहुत एक्सप्लोसिव हो गया। मतलब एक समय तो कोई बड़ी पावर इन पर रूल कर रही थी, अब इन पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। ऐसा समझो किसी क्लास में कोई टीचर बैठा हुआ है, तब तक तो ओके है, ठीक है। वो क्लास से टीचर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कहीं गया तो फिर क्लास की क्या हालत होती है, देखा है ना। कोई किसी पर कुछ पेन फेंक के मार रहा है, कुछ पेपर फेंक के मार रहा है, कोई अपनी सीट से वहां उठ के चला गया, तो यहां पर भी वही कंडीशन होने वाली है। Every state was jealous to one another and hoped to gain independence at the cost of other। जो ये स्लेविक नेशंस थे ना, या बाल्कन्स के जो नेशन थे, एक दूसरे से बहुत जलते थे। हर किसी को लगता था कि मैं दूसरे पर कब्जा कर लूं, मुझे ज्यादा एरिया मिल जाए। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and the independence, the Balkans area became the area of intense conflict। मतलब ये समझो पूरी क्लास के बच्चे आपस में झगड़ने लगे। तो जो ये स्लेविक नेशंस थे आपस में सब झगड़ रहे हैं, हर किसी को लग रहा है कि मेरा कब्जा हो जाए, मेरा कब्जा हो जाए, मैं इस पर कब्जा कर लूं, उसको लग रहा है मैं इस पर कब्जा कर लूं, तो ये सब आपस में लड़ने लगे। चलो यहां तक तो ठीक था, ये लोग लड़ रहे थे। अब लेकिन कोई बाहर से भी आ जाए, ठीक है, मतलब 7th क्लास में लड़ाई हो रही है तो के चलो ठीक है, छोटे बच्चे बच्चे लड़ रहे हैं। अब मान के चलो 10th क्लास के बच्चे भी इस क्लास में एंटर हो जाएं और लड़ने लगे आपस में, तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो यहां पर भी यही हुआ, ठीक है। During this time, many powerful European nations such as the England, France, Russia and the Germany competed to gain control in the Balkan region। ठीक है, ये वो समय था जब यूरोप की बड़ी बड़ी पावर, जैसे हमने बात की रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इन सबको लगता था हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज पर कब्जा करें। ब्रिटेन ने तो हमारे इंडिया पर भी कब्जा किया था, तो इनको लगता था हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज पर कब्जा करें। तो ये लोग आपस में लड़ते थे उस चीज के लिए। एक बार ध्यान रखना बच्चों, इंडिया में भी केवल ब्रिटेन नहीं आया, ठीक है ना, और भी कंट्रीज आए, फ्रेंच भी आए हमारे यहाँ। बस बात ये हुई कि ब्रिटेन सबसे ताकतवर था, तो ब्रिटेन ने सबको बाहर निकाल दिया इंडिया से, ब्रिटेन ने रूल किया। पोर्चुगीज भी आए थे हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं बाल्कन्स पे कब्जा हो जाए। अब बाल्कन्स के अंदर भी लड़ाई हो रही है और जो बाहर से पावर्स आ गए ये भी लड़ रही है कि इनको बाल्कन्स पे कब्जा करना है। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इससे एक सीरीज चल पड़ी इनके बीच वॉर की और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। बच्चों चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया कि जो नोट्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप अपलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड के संग।